अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन पेश की हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं और क्या ऑब्जर्वेशंस पेश की हैं। रदरफोर्ड हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया है 1911 में। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि इसने एक गोल्ड की फॉइल ली है जिसकी थिकनेस हमारे पास 0.00004 सेंटीमीटर है थी। जब इसकी हमारे पास गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर है, तो इसने क्यों इतनी कम थिकनेस ली है? इसलिए ली है कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके, इसलिए इसने इसने जो गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है इसलिए इतनी कम ली है। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन पाया जाता है जो कि हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल, अराउंड द प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाहर जो हमारे पास आते हैं उसको हम शेल्स का नाम देते हैं, हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास राउंड लगाते हैं पूरे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं जो कि पॉजिटिव स्पीशी होते हैं। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमारे पास गोल्ड की फॉइल ली है। जब गोल्ड की फॉइल ली है तो इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है। हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स भी होते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बताते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो है पीरियोडिक टेबल में जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 83 से अबव है तो वो हमारे पास रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, और ये जितने भी हमारे पास एटम्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव हो तो हमारे पास वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, और रेडियो एक्टिव जो हमारे पास हैं वो पीरियोडिक टेबल में अनस्टेबल पाए जाते हैं। जब इसने बम्बार्डमेंट की है हीलियम के न्यूक्लियाई के ऊपर, तो जब बम्बार्डमेंट की है तो हमारे पास कुछ जो लाइंस थी वो स्ट्रेट गई हैं। कुछ लाइंस जब हमारे पास स्ट्रेट गई हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया है। इसके अलावा कुछ लाइंस को हमने देखा है तो उसने पेनिट्रेशन शो की है। फिर उसके अलावा कुछ जो लाइंस थी उन्होंने तो हमारे पास फुली डिफ्लेक्शन ही शो की है। तो यहाँ 3 केस हमारे पास आते हैं कि जब इसने हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है तो हमारे पास इसने कुछ लाइन स्ट्रेट गई हैं, कुछ ने पेनिट्रेशन शो की है और कुछ ने रिबाउंसिंग की है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पास पाई जाती है इससे जब बम्बार्डमेंट की है तो मेजॉरिटी हमारे पास ये पाई जाती है कि ऑल आर द लाइंस आर गो स्ट्रेट। फर्स्ट पॉइंट ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स गोइंग वेरी स्ट्रेट। हमारे पास ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स जो थे सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। हमारे पास सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, हमारे पास कुछ पार्टिकल जो हैं उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की है, पेनिट्रेशन शो की है, और कुछ पार्टिकल जो हमारे पास थे ये रिबाउंस हुए हैं। रिबाउंस का मतलब कि ये फुल रीबैक हुए हैं। जिन्होंने स्ट्रेट पाथ इख्तियार किया है उसका क्या मतलब है, जिन्होंने पेनिट्रेशन शो की है उसका क्या मतलब है, और कुछ पार्टिकल्स ने हमारे पास फुली रिबाउंस किए हैं उसका मतलब क्या है। हमारे पास अभी यहाँ एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन पाया जाता है और उसके इर्द गिर्द जो अराउंड करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। जब हमारे पास बम्बार्डमेंट होती है तो कुछ पार्टिकल्स ने हमारे पास स्ट्रेट लाइन में गए हैं, कुछ ने हमारे पास पेनिट्रेशन शो की है और कुछ ने हमारे पास रीबैक हुए हैं। तो जब हमारे पास इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि कुछ जो पार्टिकल्स थे उन्होंने स्ट्रेट लाइन शो की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटम में जो मौजूद मेजॉरिटी ऑफ एटम्स वॉल्यूम्स इज एम्प्टी। हमारे पास ज़्यादातर लाइन जो है स्ट्रेट गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मेजॉरिटी जो एटम है उसका वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है। क्यों कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल गोइंग वेरी स्ट्रेट, बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे उन्होंने स्ट्रेट पाथ इख्तियार किया है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास एटम में मौजूद जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है।
सेकेंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ द पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है जो कि प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसमें। ये हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो हार्ड और डेंस भी है। क्यों है? क्योंकि जब हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है तो ये इतना हार्ड है कि इसने इसको फुल लाइट को पेनिट्रेट कर दिया है, इसको फुली पेनिट्रेट करके। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि न्यूक्लियस जो है ये हार्ड भी है और साथ साथ डेंस भी है। नंबर 4 पॉइंट्स हमारे 4 नंबर पॉइंट में ये है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। इससे भी हमारे पास ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्टिकल्स की लाइंस हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइंस हैं जो पेनिट्रेशन का प्रोसेस शो करती हैं, जो पेनिट्रेशन शो करती हैं। तो हमारे पास एटम के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो साइज़ है वो वेरी स्मॉल है। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे पास जो रीबाउंस का प्रोसेस शो करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो लाइट है या जो लाइन है वो रिबाउंस होती है या रीबैक होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी एटम हो, अगर फॉर एग्जांपल हम कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन में हमें पता है कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन से क्या मतलब है कि हमारे पास जो कार्बन के अंदर मौजूद न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नेगेटिव। एंड फंडामेंटल पार्टिकल भी हमारे पास आते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये तो हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो ऑब्जर्वेशन थी वो पेश हुई है कि क्या था कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है, गोल्ड फॉइल ली है, उसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल पर बम्बार्डमेंट की है, कुछ लाइन स्ट्रेट गई हैं, कुछ ने पेनिट्रेशन का प्रोसेस शो किया है, कुछ ने रीबैक की है। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन शो की है इसका मतलब कि हमारे पास जो एटम में मौजूद एटम जो है उसका वॉल्यूम काफ़ी इम्टी है। इसके अलावा जिन्होंने पेनिट्रेशन का प्रोसेस शो किया इसका मतलब हमारे पास वो जाकर प्रोटॉन के साथ टकराती हैं और पेनिट्रेशन का प्रोसेस शो करती हैं। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे एटम के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस होता है ये काफ़ी हार्ड भी है और हार्ड के साथ डेंस भी है। कुछ जो लाइट थी उसने रीबाउंस की है और रीबैक भी की है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो प्रोसेस हमारे पास पेनिट्रेशन का प्रोसेस करता है उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ भी स्मॉल है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास रिवोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं, रीबैक करते हैं लाइट को। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। हमारे पास पता है चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पाए जाएंगे, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे किसी भी एटम के अंदर। फिर हमारे पास 7 नंबर पॉइंट में न्यूक्लियस की बात आती है। हमारे पास फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये तो हमारे पास रदरफोर्ड साहब की ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद हमारे पास इन्होंने जो डिफेक्ट्स, इसकी डिफेक्ट्स क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने तो थ्योरी पेश की है लेकिन इसके डिफेक्ट्स क्या हैं। डिफेक्ट्स ये हैं कि हमारे पास किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एमिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। जब ये एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट करते हैं तो ये हमारे पास अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द प्रोटॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे पास इस तरह प्रोटॉन के पास पावर ज़्यादा हो जाती है कि इसको काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करे। सेकेंड नंबर पॉइंट है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्रिज्म होता है जिससे हम वाइट लाइट को पास करते हैं।
जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स में लाइट शो करता है हमारे पास। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पाया जाता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमारे पास जो वाइट लाइट को हम गुजारते हैं प्रिज्म से, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं होती, उसमें जो लाइट्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर इमर्ज हुई होती हैं, तो उससे हमें डिफरेंशिएशन का पता नहीं चलता कि हमारे पास जो लाइट है वो कौन से कलर की है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है कि हमारे पास जो हम वाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू से, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है। एक डार्क लाइट जो होती है वो उससे पता चलता है कि इसमें हमारे पास 7 कलर्स आते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट है इसका पता नहीं चलता, और लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट का पता चलता है कि इसमें हमारे पास कितने कलर्स की लाइट है। ये हम प्रिज्म से गुजारते हैं और वाइट लाइट के थ्रू, इसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। डिफेक्ट नंबर सेकंड ये कि हमारे पास होना तो चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्व की जाती है, ये बाद में डिफेक्ट पता चला है, जो ऑब्जर्व की जाती है वो है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट का पता चल जाता है। थैंक यू।